हमारे साथ सिद्धार्थनगर के डीएम दीपक मीणा जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर की अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या पीक के दौर से बाहर सिद्धार्थनगर आ गया है? अभी क्या आंकड़े हैं? देखिए, अभी सिद्धार्थनगर में अराउंड 1200 के आसपास एक्टिव केसेस हैं और विगत 3 दिनों से ये केसेस रिड्यूस हो रहे हैं। मतलब कल 55 केसेस थे, आज 40 के आसपास आए हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हुई है और केसेस डिक्लाइन पे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी अब घट रही है। टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ा दी है, जैसे नए टारगेट्स और मिले हैं तो आरटीपीसीआर की और एंटीजन की टेस्टिंग बढ़ा दी है। तो एक जो थोड़ा बहुत केओस था या पब्लिक में जो एक एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया था, वो अभी नहीं है। आज कोई भी ऐसा इशू या वो स्ट्रेस कॉल्स बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं आ रहे हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो राउंड द क्लॉक वर्क कर रहा है और जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको तत्काल एड्रेस भी कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से संक्रमण का जो दायरा है वो कम हो रहा है, संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, इन सब के बीच सुविधाएं किस तरीके से सिद्धार्थनगर में बढ़ी? चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, चाहे बेड्स की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को बीते दौर में झेलनी पड़ी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, हमने सिक्योर भी किया, आसपास से लिया और मोर देन 200 सिलेंडर्स हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट में कर लिए। जो बड़े सिलेंडर्स हैं, छोटे कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कॉन्सेंट्रेटर्स हमने 200 से ऊपर कर लिए। हमने अपनी बेड कैपेसिटी को बढ़ा के जो ऑक्सीजन मेडिकल एयर सप्लाई से उसको 200 प्लस कर लिया है और अभी हम उसको और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। प्लस हमने कई इन सीटू ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को ऑर्डर कर दिया, जिनमें से एक हमें पीएम केयर फंड में अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100 एलपीएम का मिल भी गया है, जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में। इसके अलावा हमने 3 छोटे 100 एलपीएम के प्लांट किए हैं, वो विद इन अ वीक हमें मिल जाएंगे। एक हमने 50 बेड का प्लांट किया हुआ है, वो हमें बाय द एंड ऑफ मतलब 10 डेज में मिल जाएगा और एक हमने बड़ा 100 बेड का प्लांट भी ऑर्डर किया है। ये सब सीएसआर के माध्यम से, राज्य सरकार की सहायता के माध्यम से और पीएम केयर फंड से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी हम पूरे प्रिपेयर्ड हैं उस क्राइसिस को लेके और बेड्स को भी लगातार हम लोग आने वाली क्राइसिस जो अभी है, अभी तक तो हमने हैंडल कर लिया, पर आगे भी और क्राइसिस सिचुएशन डेवलप हो सकती है, उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। जी सर, सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है? क्योंकि एबीपी गंगा ने एक बड़ा सर्वे किया, लगभग 150 गाँव जो पूरे प्रदेश के, वहाँ पर हम पहुँचे। तो किस तरीके से आप लोग वहां पर ट्रिपल टी पर काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी संक्रमण की तादाद पंचायत चुनाव के बाद काफी ग्रामीण इलाकों से बढ़ने की खबरें आ रही हैं। हाँ, देखिए, जैसा आपको अवगत है कि सिद्धार्थनगर बेसिकली ज़्यादातर रूरल एरिया ही है, कस्बे और शहर थोड़े से कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पे हमने आरआरटीज को बहुत बढ़ा दिया है। 15 एक्टिव केसेस पे हम लोगों ने एक आरआरटी नॉमिनेट किया है और आरआरटी का यही काम है कि डेली जो केसेस हैं उनके घर पे उसी दिन पहुंचना, उसी दिन मेडिसिन किट डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी दिन उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सभी की सैंपलिंग करना और बाकी हर गांव में विजिट करके हाउस टू हाउस जो हमारे सर्वे ऑलरेडी निगरानी समितियां कर रही हैं, तो जहाँ भी सिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं वहाँ हाथ के हाथ हम टेस्ट कर रहे हैं। हाथ के हाथ लक्षण जिसको दिख रहे हैं उसको मेडिसिन दे रहे हैं और पूरा ये कोशिश की जा रही है कि जितना भी, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हमारा जो लोड है हॉस्पिटल्स पे और जो हमारी L2 फैसिलिटीज़ पे वो थोड़ा कम हुआ है। तो हमारे पास अब बहुत ज़्यादा फायदा और फोकस इसी चीज़ पे हमें करना है कि गांव-गांव जाके, क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद भी थोड़ा बहुत संक्रमण बढ़ा था, तो उसको कोशिश किया जा रहा है कि गाँव में ही टेस्ट करें, गाँव में उसको फटाफट ट्रैक करके इनिशियल लेवल पे उसमें मेडिसिन उनको देनी चालू हो जाए, तो उनकी जितनी जानें बच सकती हैं और क्रिटिकल केसेस ना हो, तो वो पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए मोर देन 100 एम्प्लॉइज हमने अपने कंट्रोल रूम में कर रखे हैं जो 24/7 काम करते हैं। तो डेली सैनिटाइजेशन का डेटा हो, डेली कंटेनमेंट जोन का हो, सर्वेलेंस का हो, उनकी टेस्टिंग का हो, ये सुबह शाम हम एवरी 12 आवर्स में 9 बजे मॉर्निंग और 9 बजे शाम को हम लोग बैठते हैं पूरी टीम के साथ जो यहाँ गठित की गई है और इस सबको रिव्यू करते हैं। बिल्कुल सर, एक और गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि दूसरी लहर से तो सभी लोग लड़ रहे हैं, अपने अपने जिलों को हर डीएम बचा रहा है, उसे संवार रहा है, लेकिन तीसरी लहर की भी चेतावनी आ गई है कि एक तीसरी वेव भी आएगी। ऐसे में सिद्धार्थनगर किस तरीके से तैयार हो रहा है तीसरी वेव के लिए? दूसरे से तो लड़ रहे हैं, लेकिन तीसरी के लिए क्या तैयारी? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग मेंटली उसके लिए प्रिपेयर भी हो रहे हैं और जितने प्रोक्योरमेंट्स करने हैं, जैसे मैंने आपको प्लांट्स के बनाया, ऑलरेडी 5 प्लांट्स पाइपलाइन में है जो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हमारी एमसीएच विंग में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन का क्राइसिस नहीं होना चाहिए। कुछ और प्लांट्स का हम टेंडर अभी कर दे रहे हैं। बाकी जो प्रोक्योरमेंट कॉन्सेंट्रेटर्स के हों और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हमने पर्याप्त मात्रा में ले लिए हैं और ऑर्डर भी हैं, इन पाइपलाइन है।
बाकी जैसी बातें चल रही भी रही हैं अभी, जैसे कि बच्चों को भी, जैसे इस बार यंगस्टर्स को काफी अफेक्ट किया है, जो फर्स्ट कोविड वेव में हमको देखने को नहीं मिला था। अब लोगों का आकलन है कि धीरे धीरे बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। तो जिला अस्पताल में भी पीडियाट्रिक यूनिट ऑलरेडी एसेंशियल है, उसकी कैपेसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं। L2 में भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को लेके क्या इक्विपमेंट्स नेसेसरी चाहिए, उनके लिए क्या दवाइयाँ नेसेसरी चाहिए, उनको भी प्रोक्योर कर रहे हैं। तो हम लोग अब इतना जो क्राइसिस आया और पिछले 1.5-2 साल से हम इसको देख रहे हैं, तो काफी चीजें मेंटली प्रिपेयर हो रही हैं, काफी चीजें सिस्टमाइज हो गई हैं। तो उसको हम कोशिश करके, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगली जो वेव आएगी उसके लिए हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और फिजिकली भी हम सारी चीजें उसको इन प्लेस कर रहे हैं। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि सिद्धार्थ नगर में क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जिला काम कर रहा है कोरोना से बचने के लिए और आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए। तो सिद्धार्थ नगर के डीएम दीपक मीणा जी जुड़े और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 1200 एक्टिव केस है, लेकिन स्थितियां पूरी तरीके से संभल चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाई गई है, केस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट गिरा है और ऐसे में कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है, उससे और पुख्ता परिणाम मिल रहे हैं। तो डीएम ई कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं और सिद्धार्थ नगर के डीएम दीपक मीणा जुड़े और उन्होंने कहा कि जो तीसरी लहर है, जो खासतौर से कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए खतरनाक है, ऐसे में बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की हो सकती हैं वो भी जिले में तैयार की जा रही हैं। हमारे साथ बरेली के डीएम नीतीश कुमार जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में। नमस्कार। नमस्कार। और सर, सबसे पहला सवाल यही कि जो लहर, जो पीक और जो तबाही हम लोगों ने देखी बीते कुछ दिनों में, अब वहां से आगे निकलकर बरेली किस स्थिति में खड़ा है, कितने केसेस हैं और किस तरीके की चुनौतियों से निपटने की पूरी रणनीति चल रही है? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले प्री प्लानिंग किया था। हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में बेड्स काफ़ी संख्या में बढ़ाए थे और हमारे यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसमें लगभग हम लोगों ने 800 ऑक्सीजन बेड्स बनाए थे। उसमें एचडीयू आईसीयू के बेड्स भी बनाए गए थे। और उसके बाद फिर जब लोगों के केसेस ज़्यादा आने लगे तो फिर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी चिन्हित करके उसको कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया। और ये हम लोगों ने टाइम से प्लानिंग कर लिया था और लगभग हम लोग 750 बेड्स हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चिन्हित किया। इस प्रकार हमारे यहाँ लगभग 2000 कैपेसिटी के क्षमता हो गई और उसमें लगभग 465 आईसीयू और एचडीयू बेड थे हमारे यहाँ और 1200 बेड्स हमारे ऑक्सीजन के बेड्स थे प्लस। तो इससे हमारे यहाँ जो फैसिलिटी एलोकेशंस है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, काफ़ी बेहतर तरीके से हुआ और हमारा कंट्रोल रूम काफ़ी सशक्त रूप से उभरा। और इसने किसी के पास भी, अगर किसी मरीज का नाम और मोबाइल नंबर ही केवल हमारे पास मिलने के बाद हम लोग तत्काल उसको विदिन 1 आवर हम लोग फैसिलिटी एलोकेट करके उसको एम्बुलेंस भेज के हम लोग मंगा लेते थे। इससे हमारा काफ़ी सिस्टम अच्छे से चला और काफ़ी फैसिलिटी एलोकेशंस में मरीजों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। हम लोगों ने ये कहा कि तत्काल सभी मरीजों को जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तत्काल ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराया जाए और हम लोग इसको उपलब्ध कराने में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स के माध्यम से हम लोगों ने इसको सुनिश्चित किया। बिल्कुल सर, कुछ चुनौतियाँ और भी हैं, जैसे तमाम लोग जो होम आइसोलेशन में उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और एक स्थिति और देखने को मिल रही है कि जो लोग अस्पताल से ठीक होकर घर पहुँच रहे हैं, कई बार उनको भी ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। तो जो लोग घर में रहकर ऑक्सीजन चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था है कि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े? इसके लिए हम लोगों ने विशेष प्रयास किया और इसमें 2 स्टेजेस का प्रयास हुआ कि पहले जो हम लोगों ने पोस्ट कोविड जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड फैसिलिटी भी हम लोगों ने दिया कि जो अगर आप आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गए हैं लेकिन आपका कॉम्प्लिकेशंस बना हुआ है, लंग इन्फेक्टेड है, तो इसके लिए हम लोगों ने हर एक हॉस्पिटल्स में पोस्ट कोविड की फैसिलिटी दी। और एसआरएमएस जो हमारा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, लगभग 80 वार्ड्स का पोस्ट कोविड फैसिलिटी चल रहा है उसमें, कि अगर जब तक वो मेडिकली और क्लिनिकली नहीं ठीक हो जाते हैं तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको वहीं रख के उनको मेडिकेशन दिया जाए और वो प्रॉपर ठीक होने के बाद जाए। लेकिन अगर कई लोग हैं कि जिनका सैचुरेशन लेवल अच्छा हो गया और वो चाह रहे थे कि हम होम आइसोलेशन में रहें और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाए, तो हम लोगों ने पूरा एक प्लानिंग किया। हम लोगों ने गैस एजेंसी चिन्हित किया, उसमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए आवश्यक था कि सिलेंडर को वापस किया जाए। और इसको बहुत लोगों ने सराहा कि हम लोगों ने 5 डेज़ का ये रखा कि अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत सभी को हो रही है, ज़्यादा लोगों को ज़रूरत हो रही है, तो फिर हम लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा और उसके बाद सिलेंडर दिया और ये बहुत स्मूथ व्यवस्था चली। हम लोगों ने 4 से 5 गैस एजेंसी को नामित किया और इसके तहत लोगों को सुविधा मुहैया कराई। बिल्कुल सर, एक शिकायत और भी बहुत ज़्यादा आई और लगभग हर जिले से आई
कि जिस वक्त केसेस बहुत ज़्यादा थे उस वक्त जब कंट्रोल रूम में फ़ोन किया जाए या फिर सीएमओ को फ़ोन किया जाए या किसी अन्य अधिकारी को फ़ोन किया जाए, हालांकि ये चीज़ स्वीकार की जाती है कि दबाव बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन क्या व्यवस्था सुचारू हो गई है कि कोई अगर कॉल करता है तो उसको बात भी उससे हो जाएगी और मदद भी मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें स्पष्ट है, किसी अधिकारियों को अगर बात किया जाए तो वो बिजी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कंट्रोलों की व्यवस्था, और वो इतनी इफेक्टिव व्यवस्था थी। उसमें बैकएंड में भी बहुत लोग काम कर रहे थे। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में 165 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, और प्लस बैकएंड में भी हम लोगों ने अलग से भी लगभग 45 डॉक्टर्स की टीम लगा रखी है, जो फैसिलिटी एलोकेट करते हैं, होम आइसोलेशन पेशेंट से बात करते हैं, और उनको लगता है कि SpO2 उनका अगर कहीं भी गिरावट आ रही है तो तत्काल उनको फैसिलिटी एलोकेट करते हैं। तो ये काफ़ी स्मूथ चला है, और हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें हमारे सभी डॉक्टर्स फैसिलिटी एलोकेशन जहाँ होते हैं सभी का कंप्लीट एक ग्रुप है, और उसमें लगभग 180 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। सभी लोग जो फैसिलिटी एलोकेट करते हैं, जिस हॉस्पिटल्स में हम लोग को भेजना होता है, तो तत्काल केवल आप हमें मोबाइल नंबर मरीज का और ये उसके अटेंडेंट का और नाम दे देंगे, तो हम तत्काल 1 घंटे के अंदर फैसिलिटी एलोकेट करते हैं, मैक्सिमम 1 आवर्स। और एम्बुलेंस भी हमारे यहाँ पूरा सिस्टम बना हुआ है। शहरी क्षेत्रों में एम्बुलेंस लगभग 30 से 31 एम्बुलेंस हम लोगों ने डेडिकेटेड इसके लिए कर रखा है कोविड के लिए, और हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर एक ब्लॉक में एम्बुलेंस हम लोग लगा रखे हैं, तो तत्काल हमारी गाड़ियाँ पहुँचती है, एम्बुलेंस पहुँचती है और उनको फैसिलिटी एलोकेट करती है। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, AVP गंगा DM ई कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। तो हमारे साथ नीतीश जी जुड़े, DM बरेली, और कई महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने कही हैं कि व्यवस्थाएं किस तरीके से पटरी पर लाई गई, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे ब्लॉक लेवल तक एम्बुलेंस की उपलब्धता बढ़ाने का मामला हो, और इसके साथ ही साथ अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए, ज़्यादा केस आने पर कोविड अस्पताल बढ़ाए गए, और इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप बरेली में बनाया गया जिसमें केवल मरीज का नाम और नंबर या उनके अटेंडेंट का नंबर दे दिया जाए तो 1 घंटे के भीतर जिला प्रशासन संपर्क करके मदद पहुंचा देता है। हमारे साथ मथुरा के DM नवनीत चहल जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका AVP गंगा DM ई कॉन्क्लेव में। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि मथुरा की इस वक्त कोविड के संक्रमण को लेकर क्या स्थिति है, पॉजिटिविटी रेट क्या है, और चूंकि मथुरा के सामने ब्लैक फंगस वाली भी चुनौती आ गई, वो भी आ गया है, उसके भी कुछ मामले आ गए हैं, तो किस तरीके से इस वक्त आपके सामने चुनौतियां बनी हैं और कैसे काम कर रहे हैं? जनपद मथुरा में कुल जो घनात्मक केसेस यानी कि पॉजिटिव केसेस पाए गए थे वो लगभग 19,100 थे शुरुआत से अगर हम देखें तो, और इस समय तक 16,000 से अधिक केसेस जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं। इस समय पर अगर हम करंट एक्टिव केसेस की बात करें तो 2711 एक्टिव करंट केसेस इस समय पे हैं। लगभग 2000 केसेस होम आइसोलेशन में हैं, और लगातार कोशिश की जा रही है कि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं जनपद वासियों को स्वास्थ्य के संदर्भ में भी दे सकें, और टोटल जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके। यहाँ पर हमने कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर को आधुनिक और बड़ा ही एक्टिव बनाया है। यहाँ पर 10 लाइंस हमारी मौजूदा चल रही हैं, और 51 हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार 24 घंटे ड्यूटीज़ पर रहते हैं। इसमें हमारे डॉक्टर्स भी हैं जो डिस्ट्रेस कॉल्स भी डील करते हैं। हमारे होम आइसोलेशन के जो लगभग 2000 पेशेंट्स हैं उन्हें डेली कॉल किया जाता है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, और डॉक्टर से भी उनको परामर्श दिया जाता है। साथ ही साथ हमारे जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स हैं, लगभग 700 के आसपास पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में हैं इस टाइम पर। 9 हॉस्पिटल्स इस समय जनपद में ऑनलाइन हैं, जिनमें 850 के आसपास ऑक्सीजन बेड्स हैं और लगभग कुल 1,500 बेड्स हैं। तो पर्याप्त मात्रा में बेड्स की उपलब्धता हो, कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर से कोऑर्डिनेशन पूरे जनपद भर में मरीजों के लिए बहुत अच्छा रहे, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। और पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार जिस कारण से घटता चला आया। एक समय पर जो पॉजिटिविटी रेट संभवतः 25% के आसपास या 20% के आसपास था, वो इस समय पर 10% या उससे अब नीचे आने की स्थिति में। सर, पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है, ये मामले सामने आ रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक किया जाए, उसके बाद टेस्ट किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, इसको लेकर क्या किसी अलग मास्टर प्लान पर आप लोग चल रहे हैं?
जी हाँ, हमने पूरे जनपद भर में 5 जोन्स बनाए हैं। हमारे जनपद में 5 तहसीलें हैं, तो 5 जोन्स बनाए हैं। और जो कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, उसको डिसेंट्रलाइज करके सभी तहसीलों में भी कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। और वहाँ से जो हमारी 504 ग्राम पंचायतों में 504 निगरानी समितियाँ हैं, उनके साथ निरंतर संपर्क तहसील स्तर से किया जा रहा है। सभी न्याय पंचायतों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट्स बनाए गए हैं और उन सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से निगरानी समितियों को संबल भी दिया जा रहा है, ट्रेन भी किया जा रहा है। और जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या संक्रमित मरीज़ हैं या फिर जो हमारे प्रवासी नागरिक हैं जो बाहर से आए हैं, उन सभी की जानकारी हमारी निगरानी समितियों के पास हो, मेडिसिन किट समय से पहुंचे, इस चीज़ को निगरानी उसकी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी कर रहे हैं, ब्लॉक्स के बीडीओज भी कर रहे हैं और तहसील स्तर पे एसडीएम्स भी कर रहे हैं। और इसकी डेली मॉनिटरिंग हमारे स्तर पर की जाती है। बिल्कुल सर, सभी अधिकारियों के द्वारा डेली कम से कम 4 गाँव का भ्रमण। बिल्कुल सर, पोस्ट कोविड जो ब्लैक फंगस का इसकी चुनौती आई है और सभी अधिकारी और मथुरा में भी मामले सामने आ गए हैं, तो क्या उसको लेकर भी कुछ आप लोग अलग से प्लान कर रहे हैं? क्योंकि ये भी बड़ा जानलेवा साबित हो रहा है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि इस पर हम अलग से काम शुरू कर रहे हैं, अलग से निर्देश दिए गए। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान जिस भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, प्री कोविड, पोस्ट कोविड या दौरान कोविड या पोस्ट कोविड, उन सभी तरह की कॉम्प्लिकेशंस को हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ी ही नज़दीकी से देख रहे हैं। हर केस को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पर 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं 100 बेडेड। यहाँ हमारे 100 बेडेड IOCL के साथ CSR में स्टार्ट किया हुआ एक नया हॉस्पिटल भी है। सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, चेस्ट फिजिशियंस हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और वो हर प्रकार की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है, चाहे डायबिटिक या कोमॉर्बिड पेशेंट्स के साथ हो या अन्य पेशेंट्स के साथ हो, उनका बड़ा गहनता से परीक्षण कर रहे हैं। और जिस प्रकार की ट्रीटमेंट हमारे मरीजों को चाहिए, उस प्रकार की ट्रीटमेंट समय से उपलब्ध कराई जा रही है। सर, एक और बड़ी चुनौती आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मॉर्टेलिटी रेट बढ़ा था, ऐसे में मथुरा से ही कुछ चिंताजनक तस्वीरें आई थी। हालांकि आप लोगों ने संज्ञान लिया था। यहाँ तक स्थिति बनी थी कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों से 20-20 हज़ार रुपये मांगे गए। तो क्या अंतिम संस्कार में लोगों को दिक्कत ना आए, इसके लिए भी जिला प्रशासन ने, आपने कोई व्यवस्था की है? जी हाँ, नगर निगम और हमारी नगर पालिकाएँ या फिर जो ग्राम पंचायतें हैं वो इस के लिए सक्षम बनाई गई हैं। साथ ही साथ शासन के भी ये निर्देश और आदेश हैं कि किसी भी प्रकार से किसी हमारे जो मरीज़ है या जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो किसी प्रकार का उसको पेमेंट ना करना पड़े, तो उसके लिए शासनादेश हैं। 5,000 रुपये की व्यवस्था कराए जाने के प्रावधान है और उन प्रावधानों को हमारी जो नगर निगम की टीम है वो एक्टिवली लग के और समय पर और बड़ी ही एक अच्छे तरीके से इज्जत के साथ जो हमारा प्रॉपर वो है क्रिमेशन वो किया जाए, इस चीज़ के लिए नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो जिम्मेदार बनाए गए हैं और वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। जी सर, कोविड के काल में आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, उसमें एक चुनौती और भी बीते दौर में आई कि कहीं पर रेमडेसिविर की दिक्कत आ गई, फेविफ्लू, एजिथ्रोमाइसिन, ऐसी छोटी छोटी दवाओं के लिए भी बड़ी शॉर्टेज हो गई थी। तो क्या वो स्थितियां अब सामान्य हो गई हैं मथुरा जिले में? जी हाँ, अब मथुरा में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर की आवश्यकता है। एक टाइम पर सप्लाई डिमांड के गैप्स थे, उस समय पर ये ज़रूर इंश्योर किया गया कि जिन पेशेंट्स को सही में वास्तव में उस मेडिसिन की आवश्यकता है, जो वायरल फेज़ है, जो शुरुआत का फेज़ होता है, उस दौरान ही रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसकी आवश्यकता मरीज़ों में रहती है। तो उस दौरान जो सप्लाई डिमांड गैप था वो इस टाइम पे बिल्कुल नहीं है और बड़ी ही आसानी से, सुलभता से हमारे सभी जनपद में मरीज़ों को रेमडेसिविर उपलब्ध कराई जा रही है। किसी प्रकार की अब समस्या नहीं है। गवर्नमेंट के माध्यम से भी पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शंस यहाँ पर उपलब्ध हैं। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। तो मथुरा के डीएम नवनीत चहल जी जुड़े और उनका कहना है कि जिस तरीके की परिस्थितियां था उससे मथुरा अब बहुत अच्छे से आगे लड़ रहा है। चाहे ज़रूरी जीवन रक्षक दवाओं की हम बात करें, चाहे ऑक्सीजन बेड्स की बात करें, कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन चुनौतियों से जिले ने पार पाया है। जिले में लगभग 2711 एक्टिव केस हैं इस वक्त और मथुरा में करीब 2000 मरीज होम आइसोलेट हैं। ऑक्सीजन की जो कमी थी उसे दूर कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, बेड बढ़ा दिए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो कोविड कमांड सेंटर था उसे डिसेंट्रलाइज करते हुए 5 तहसीलें हैं तो 5 जोन में बांटा गया है और 5 जोन में ये सेंटर बना दिए गए हैं ताकि लोगों को
प्रशासन से संपर्क करने में दिक्कत ना हो, इसके साथ ही साथ अधिकारियों को हर रोज गांव का दौरा करने का निर्देश दिया गया है और सभी तहसील में कोविड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। मथुरा के डीएम नवनीत चहल जुड़े एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में और उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैक फंगस का जो मामला सामने आया है, जो चुनौतियां सामने आई हैं, इस पे कई स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। हापुड़ के डीएम है अनुज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार। सर, सबसे पहले हापुड़ की स्थिति ही आपसे जानना चाहेंगे कि हापुड़ के लिहाज से क्या पीक निकल गया है या अभी आप लोग पीक फेस कर रहे हैं? आंकड़ों के लिहाज से यहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या कितनी है? देखिए, हम लोगों ने जो हमारा अनुभव ये कहता है कि बीच में जो अस्पतालों में आने का दौर जो काफी ज्यादा हो गया था, उसमें वो दौर थोड़ा धीमा पड़ा है। हालांकि अभी भी हमारे जिलों में लगभग 300 केसेस डेली आ रहे हैं या 240 से 300 के बीच में केसेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मरीज जो कि सीरियस हो रहे थे उसकी संख्या में काफी कमी आई है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो बिस्तर है, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स वगैरह जो पहले पूरे फुल होकर चल रहे थे, वो अब उसमें काफी भारी कमी आई है। आज के समय में लगभग 1706 हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेटेड हैं और तकरीबन हमारे 300 से 400 पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो कि मतलब अस्पतालों में हैं और लगातार रिकवर कर करके अपने घरों को लौट रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पीक हमारे जिले में निकल गया है और अब हम लोगों ने टेस्टिंग डेली बढ़ाई है। उस वजह से नंबर ऑफ पेशेंट जो आ रहे हैं वो अभी भी 240 से 300 के बीच में आ रहे हैं, बट हाँ, जो अब मैक्सिमम जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी के आ रहे हैं। सर, हापुड़ की अगर बात करें तो हापुड़ पर कहीं ना कहीं गाजियाबाद का भी लोड रहा होगा, क्योंकि जिन लोगों को गाजियाबाद में बेड नहीं मिला या आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला तो वो भी हापुड़ आए होंगे। तो एक समय ऐसे भी रहा होगा कि जब यहाँ पर अपने भी डिस्ट्रिक्ट का एक लोड है और साथ में दूसरे जिलों से भी लोग आ रहे हैं, तो उस लिहाज से क्या तैयारियां आप लोगों ने बढ़ाई और क्या वो अब भी बरकरार हैं? देखिए, हापुड़ हालांकि अगर देखा जाए तो साइज में छोटे जनपदों में शुमार आता है, लेकिन यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज हैं और इसके अतिरिक्त हमारा अभी नवनिर्मित जिला अस्पताल है और इसके अलावा हमने 2 प्राइवेट अस्पताल हैं उसको भी हमने कोविड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता थी वो अमूमन किसी साइज के बाकी जिलों के मुकाबले थोड़ी अधिक थी। हमारे पास लगभग 800 हमारे पास ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता थी और तकरीबन 160 से 170 आईसीयू बेड और वेंटिलेटर लगभग 70, इतनी हमारे पास उपलब्धता थी। जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि ये इस पूरे एनसीआर के ग्रामीण जिला में आता है, तो सबसे पहले दिल्ली के बाद गाजियाबाद में पेशेंट आने शुरू हुए थे, तो हम लोगों ने अपने यहाँ से एक मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद के लिए चिन्हित करके वहाँ पे गाजियाबाद के पेशेंट्स को अटेंड किया था और उसके बाद जब हापुड़ में जब ये कोविड का जब प्रकोप थोड़ा बढ़ा तो हमने अपने बाकी 2 मेडिकल कॉलेजेस में हमने अपने पेशेंट्स को एडमिट कराए और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं रहा जिसको हम बेड नहीं उपलब्ध करा पाए या जो मतलब किसी दूसरे जगह पे जाने के लिए मजबूर हुआ। हमारे यहाँ पे बेड के मामले में हम काफी कंफर्टेबल रहे और हम लोगों ने इस चीज को काफी अच्छे से हैंडल हम कर पाए। तो बिल्कुल ये बड़ा दावा आपका है और कहीं ना कहीं ये बात लोगों को भी सुकून पहुंचाएगी कि बेड के लिहाज से हापुड़ को कभी उस चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब अपने जनपद के जो केस आ रहे थे वो भी ऑक्यूपाइड थे और जो दूसरे जिलों से आ रहे थे उनको भी यहाँ पर अकोमोडेट किया गया और अब भी आप ऐसा कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो एक बड़ा ऑक्सीजन क्राइसिस देखा गया बीते दिनों, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और राज्य स्तर से भी कहा जा रहा है कि यूपी के पास अब अपनी ऑक्सीजन पूरी है। तो क्योंकि हापुड़ में ग्रामीण इलाके काफी हैं, वहां केसेस बड़े हैं, वहां होम आइसोलेशन में लोगों को रखना आसान नहीं है, कैसे आप ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे हमारे 2 मेडिकल कॉलेजेस में बड़े बड़े टैंक लगे थे जिसमें शासन द्वारा समय समय पे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और कभी भी इन 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अतिरिक्त तकरीबन 400 से 450 जो हमें सिलेंडर फॉर्म में अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी तो हमारे जो आयुक्त महोदय हैं उन्होंने समय समय पे हम पर इतना हमें ऑक्सीजन आवंटित किया कि हम उसको पूरा कर सकें और एक भी ऐसा वक्त नहीं रहा जब हमारे किसी भी अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी आई हो या जिसकी वजह से हमें कोई ऐसा स्थिति का सामना करना पड़े। इसके अलावा हम लोगों ने तीसरी फेज के लिए हमने अपनी कवायद भी शुरू कर दी है, अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है।
हम लोग अपने यहाँ पे तकरीबन 5 CHC ऐसे हैं जहाँ पे हम ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगा रहे हैं और उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है और 1 महीने के भीतर इन सभी 5 में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इसके साथ ही PM केयर्स फंड के भी थ्रू हमारे जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने का काम है वो भी चल रहा है। तीसरी वेव की सर आपने जिक्र की कि उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है, तो तीसरी वेव में जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, उसमें बच्चों को काफी खतरा है और यूपी में भी तैयारी चल रही है कि अलग से पेडियाट्रिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। तो आपने भी इस लिहाज से कोई तैयारी की है या क्या आप करने जा रहे हैं ताकि बच्चों के लिए इलाज सुनिश्चित किया जा सके? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि हर जिले में तकरीबन 150 ICU बेड्स बच्चों के लिए तैयार किए जाएं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने भी अपने ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का हमारा एक CHC है जिसको हमने अगर थर्ड वेव में बच्चे प्रभावित होते हैं तो हमने उसको ईयरमार्क किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे और जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं इत्यादि हैं उनके लिए हम लोगों ने चिन्हित करके उसमें हम तैयारी करा रहे हैं। ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट लग रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है और जो इस प्रकार के जो बच्चों के स्पेसिफिक जो वेंटिलेटर्स इत्यादि होते हैं वो उसमें उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो लगभग 50 बेड का हम हापुड़ जो हमारा मुख्यालय है यहाँ पे हम 50 बेड का इस तरीके का एक अस्पताल हम शुरू कराएंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी CHCs हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के और बाकी अन्य कस्बों में, वहाँ पे भी हम न्यूनतम 15-15 बेड हम बच्चों के लिए हम इस प्रकार से चिन्हित करके तैयारी करा रहे हैं, जो हम अगले 1 माह से 6 सप्ताह के बीच में हम उसे पूरा करा लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर ABP गंगा से बातचीत करने के लिए और हापुड़ का आपने पूरा हाल बताया कि आगे के लिए तैयारियां क्या हैं और पीक के समय भी किस तरह परिस्थितियों से निपटने के लिए आपकी कोशिशें चलती रहीं। तो बड़ी खबर ABP गंगा पर बोले हैं हापुड़ के DM अनुज सिंह और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जितने एक्टिव केसेस हैं इस वक्त, जो 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, उनके लिए ना बेड्स की कमी है ना ऑक्सीजन की कमी है। जिले में कोरोना का पीक निकल चुका है और अब जो स्थिति है वो पहले से कहीं ज्यादा संभली हुई है।